गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। कल जो है हमने खाद्यान्न फसलों के बारे में किया था और आज हम करेंगे जो भारत के अंदर हम कृषि करते हैं, लेकिन वो कृषि हम खाद्यान्नों के लिए, खाने के लिए, भोजन के लिए नहीं करते। उनका हम जो है कमर्शलाइजेशन यानी कि उनका जो हम व्यापार करने के लिए जो ना वो फसलें उगाते हैं। इनमें सबसे पहले जो हम करेंगे दो तरह की होती है, एक जो है पेय फसलें, दूसरे जो होते हैं वो रेशेदार फसलें। आज का जो टॉपिक है वो हमारा रेशेदार फसलों के बारे में है। इसके अंदर मुख्य रूप से कपास और जूट जो है दो प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। तो वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कपास के बारे में। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में जो है ये बोई जाती है। देश विभाजन के समय भारत का सबसे बड़ा जो कपास उत्पादन था वो पाकिस्तान में चला गया। पिछले 50 वर्षों में जो है भारत के अंदर कपास की जो कृषि का जो क्षेत्रफल है बच्चों को लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के अंदर जो है ये रेशे वाली जो फसलें हैं, ये दो तरह की जो वैरायटीज़ हैं हमारे यहाँ, एक तो भारतीय और दूसरी अमेरिकन। जो भारतीय जो कपास है बच्चों, उसका रेशा जो है ज़्यादा लंबा नहीं होता, जबकि जो अमेरिकन जो कपास है उसका रेशा जो है वो लंबा होता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के अंदर जो है वो अमेरिकन कपास की ही कीमत अधिक है, जिसको हम जो नरमा कह देते हैं। कपास के फूल आने के अब हम बात करते हैं कि इसका जो भौगोलिक दशाएं उसके बारे में कहते हैं कि इसके लिए जो ना मौसम साफ़ होना चाहिए। जब इसके ऊपर फूल आ रहे होते हैं तब उसको मौसम साफ़ चाहिए, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। अधिक वर्षा और अधिक शीत ऋतु जो ना इस दोनों ही जो है इसकी फसल के लिए वो हानिकारक है। भारत जो है कपास के उत्पादन में विश्व में चीन, अमेरिका तथा पाकिस्तान के पश्चात चौथे स्थान पर जो है ये आता है। यह विश्व के समस्त कपास उत्पादन के 8.3% भाग का उत्पादन करता है। देश के समस्त बोए क्षेत्र के लगभग 4.7% एरिया पर जो है कपास जो कॉटन की जो कल्टीवेशन की जाती है। भारत के 3 जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है वो हैं उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका के जो नए भाग शामिल हैं। कपास के अग्रणी उत्पादक राज्य जो है वो है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जो है ये मुख्य रूप से जो है ये उत्पादन करने वाले राज्य हैं। देश के उत्तर पश्चिमी सिंचाई सुविधा वाले भाग में कपास के प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। इसका उत्पादन महाराष्ट्र के वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में बहुत कम है। बच्चों, ये गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर जो है जो काली मिट्टी जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कपास जो है वो होती है, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था होने के कारण पंजाब और हरियाणा में भी जो है ना इसका उत्पादन जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो काफ़ी अधिक है। दूसरी फसल है जूट। जूट जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैला, बोरे व अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। पश्चिम बंगाल तथा इससे चपरसी पूर्वी भागों की एक व्यापारिक फसल है। विभाजन के दौरान देश का विशाल जूट उत्पादक जो क्षेत्र है वो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में चला गया और भारत के अंदर सिर्फ बची जूट की जो कारखाने, जूट की जो मिलें हैं वो बची। लेकिन आज़ादी के बाद जो है भारत ने जूट की कृषि में जो है काफ़ी सुधार किया और पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के का जो बाढ़ग्रस्त जो एरिया है वहाँ पर जो है इसकी कृषि की जाती है। पश्चिम बंगाल देश के उस उत्पादन का 3/4 भाग पैदा करता है। बिहार व आसाम अन्य जूट उत्पादक क्षेत्र है। यह देश के कुल शस्य क्षेत्र के 0.5% भाग पर बोया जाता है। बच्चों, जूट की कृषि जो है ना वहीं की जाती है जहाँ पर जो है हर साल बाढ़ आती हो। तो यहाँ जो है ना हुगली नदी ये जो है ना बाढ़ का जो एरिया है उस एरिया में जो है ना इसकी कृषि की जाती है। बच्चों, जूट जो है ना वो एक इको फ्रेंडली हम बोल सकते हैं, इसके इससे जो बने हुए थैले, बट अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के अंदर जो है प्लास्टिक
उसकी वजह से जो है ना इसकी कीमत जो लगातार गिरती जा रही है। लेकिन अब आने वाले टाइम के अंदर ना हमने ये महसूस किया है कि जो प्लास्टिक है वो हमारे इन्वायरमेंट के जो ना वो काफ़ी ख़राब है वो चीज़ें। तो अब जो है इको फ्रेंडली ही हमें जो है ना वो प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके अंदर जो है ना ये जूट जो है काफ़ी अच्छा जो सिद्ध हो रहा है। जो हमारे पैकिंग के जो पैकेजिंग के लिए जो सामान जो हम यूज़ करते हैं उसमें जूट जो है काफ़ी अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं अन्य फसलों के अंदर जो ना हम देखेंगे कि जो पेय पदार्थ जिससे बनते हैं, जैसे चाय होगी, कॉफ़ी होगी और गन्ने से जैसे चीनी होगी, तो ये चीज़ें जो हमारे लिए पेय पदार्थ है। तो इनकी जो फसलें हैं उनका विवरण जो हमें देना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले गन्ना। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में यह केवल आर्द्र व उपार्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में बोई जा सकती है। यह अधिकतर उन भागों में की जाती है जहाँ पर इसकी सिंचाई भी हो सके और वर्षा भी हो सके। इसलिए गंगा सिंधु का जो मैदानी भाग है वहाँ अधिकतर जो है इसकी बुआई की जाती है, जिसमें अग्रणी जो है ना वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ना गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। पश्चिम भारत में जो है गन्ना उत्पादक प्रदेश महाराष्ट्र व गुजरात तक विस्तृत है। दक्षिण भारत में इसकी कृषि कर्नाटक, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के सिंचाई वाले भागों में की जाती है। उसके बाद हम कर रहे हैं कि चाय के अंदर अगर हम देखते हैं तो चाय जो है ना वो एक रोपण कृषि है जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। काली चाय की पत्तियां कणवित होती है जबकि चाय की हरी पत्तियां अवर्णवित होती है, जिसको हम ब्लैक टी और ग्रीन टी बोल देते हैं। बच्चों ग्रीन टी जो होती है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बट उसके अंदर जो ना आप जब बनाओ उसको उसमें मिल्क और शुगर ना डालें, उसको वैसे ही बॉयल करके उसको पिए तो वो बहुत अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टेनिन होती है। टेनिन बोलते हैं, इसको थीन बोल सकते हैं, थीन होता है इसके अंदर, जो कि हमारे लिए एक पीने पर जो ना वो फुर्ती जो है ना उसमें आ जाती है हमारी बॉडी के अंदर। और इसका जो मूल जो पौधा है वो चीन के अंदर जो ना वो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर पाया गया था, और भारत के अंदर जो ना इस फसल को जो अवगत करने वाले थे वो थे हमारे यहाँ जिनका साम्राज्य था, ब्रिटिश साम्राज्य था। उन्होंने जो है पहली बार जो है चाय की खेती स्टार्ट की थी 1840 के अंदर। जो असम की ब्रह्मपुत्र घाटी है वहाँ पर इसकी जो कृषि आरंभ की थी। बाद में यह कृषि जो पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी भागों जैसे दार्जिलिंग दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी तथा कुछ बिहार जिलों में, जो दार्जिलिंग की जो चाय है वो वर्ल्ड में सबसे फेमस जो है चाय यहाँ पर जो है वो उसकी कृषि जो वो की जाती है। दक्षिण भारत के अंदर भी जो है चाय की कृषि की जाती है, जबकि इसका जो मेन जो है वो असम, वेस्ट बंगाल ही ज़्यादा मुख्य रूप से जो है क्षेत्र वो ज़्यादा अग्रणीय है। विश्व का लगभग 28% चाय का उत्पादन करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की चाय का जो भाग है वो अब घटा है। चाय निर्यातक देशों में भारत का श्रीलंका व चीन के पश्चात विश्व में तीसरा स्थान है। असम के कुल शस्य क्षेत्र के अंदर जो ना 53.2% भाग पर चाय की कृषि की जाती है तथा देश के कुल उत्पादन में आधे से अधिक जो भाग है वो असम में ही पैदा की जाती है। लेकिन जो बेस्ट क्वालिटी जो चाय है वो मैंने आपको बताई थी, वो वेस्ट बंगाल के जो उप हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ पर जो दार्जिलिंग का जो क्षेत्र है वहाँ पर वर्ल्ड की जो फेमस जो चाय वो उगाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है और एक पेय के रूप में जो प्रयोग किया जाता है। कॉफ़ी की 3 किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्टा व लेबेरिका। भारत में अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन होता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है, परंतु भारत में विश्व का केवल 4.3% कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको के बाद भारत का जो है विश्व में छठा स्थान जो है वो आता है। और भारत के अंदर जो है दक्षिण भारत के अंदर जो है कॉफ़ी की जो कृषि की जाती है, जिसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु
व पश्चिम घाट के उच्च भूमि पर इसकी कृषि की जाती है। बच्चों, दोनों जो हमारे पेय पदार्थ है, चाहे वो चाय हो चाहे वो हमारी हो कॉफ़ी, दोनों जो है पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी कृषि की जाती है। इसको वर्षा की ज़रूरत पड़ती है। अगर इनकी जड़ों में पानी ठहर जाता है तो वो पौधा खराब हो जाता है, इसीलिए जो ना इसके लिए ढलान वाले जो स्थान है वहाँ पर इसकी कृषि की जाती है। अब हम बात करते हैं भारत में कृषि विकास के बारे में। भारतीय जो कृषि की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर ही निर्भर है। भारत में जो 53% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है। इसकी जो महत्ता हम जान सकते हैं कि देश के अंदर जो है 57% भूभाग पर जो है वो कृषि की जाती है, जबकि विश्व में कुल भूमि पर केवल 12% भूभाग पर जो कृषि की जाती है। तो भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग जो है वो कृषि के अंतर्गत जो है वो आता है, और हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जो भूमि के ऊपर जो है कृषि की वजह से काफ़ी दबाव रहता है। अगर हम बात करते हैं भारतीय कृषि के विकास के बारे में, तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं थे, लेकिन हमारी जो रणनीति थी वो हमें काफ़ी आगे तक लेकर गई। कृषि के विकास के अंदर हम आत्मनिर्भर बने, हम खदानों के ऊपर जो है आत्मनिर्भर बने, और आज जो है हम इतना उत्पादन करते हैं कि अपने देश के जो जो जनता है उनका पेट भी भरते हैं, और साथ ही साथ जो है उसका एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये विकास की जो रणनीति है वो स्वतंत्रता के बाद जो है वो देखने को मिली, क्योंकि 20वीं शताब्दी तक भारत के अंदर जो है ना काफ़ी दयनीय स्थिति थी। देश विभाजन के दौरान भी जो है ना जो उत्पादन वाला जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया। इधर से जो पूर्वी पाकिस्तान जिसको बोल सकते हैं बांग्लादेश, उधर चला गया एरिया। तो इससे जो है हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा, और उसके बाद जो हमने कुछ निम्न उपाय अपनाए, जिसमें क्या थे कि व्यापारिक जो फसलें थी उनको हटाकर जो है उनकी जगह खाद्यान्न फसलों को जो उगाया जाने लगा। कृषि गहनता का बढ़ाना तथा कृषि योग्य बंजर तथा प्रतिभूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना, ये हमारी प्राथमिक जो है नीतियाँ थीं। 1950 के दशक तक कुछ स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन इसमें अब भी जो है हमें और ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत थी, और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जो है वो ज़रूरत थी। इसमें जो है हमने गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP तथा गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP प्रारंभ किया। 1960 के दशक में जो लगातार 2 अकालों में देश में अन्न संकट का जो है उत्पन्न हो गया, फिर भी जो है हमने क्या किया कि उस स्थिति को बढ़ने के लिए जो है हमने आयात पर हम निर्भर हुए। तब जो है 1960 के अंदर आकर जो है हमने चावल और गेहूं की जो फसल है उनमें जो है अपने बदलाव शुरू किए। हमने जो है ना 1960 के दशक में गेहूं, जो कि मैक्सिको तथा चावल फिलीपींस की किस्में जो अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्में थी, कृषि के लिए उपलब्ध हुई, और देखते ही देखते ही भारत ने जो ना खाद्यान्न फसलों के अंदर आत्मनिर्भर बन गया। और इसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा है वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात के सिंचाई वाले जो क्षेत्र थे वहाँ पर रासायनिक खादों का उपयोग किया जाने लगा, और HYV हाई यील्ड वैरायटीज़ की जो है किस्में जो है बीजों का उपयोग किया जाने लगा, और उससे उत्पादन बढ़ा। सिंचाई के लिए हमने जल आपूर्ति को जो विशेष ध्यान दिया गया, और उसके बाद स्टार्ट हुआ हमारा हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब क्या है कि हमने जो है अपने जो खाद्यान्न फसलों के अंदर उत्पादन के अंदर जो है काफ़ी दुगनी से भी ज़्यादा हमने जो प्रगति हासिल की, और उस क्रांति के बाद जो है हमने सही मायने में चावल और गेहूं के अंदर जो है लगातार हमने कृषि के क्षेत्र भी बढ़ाया हमने, और उत्पादन भी हमने बढ़ाया, और उसके कारण क्या हुआ कि भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन गया, और जिसमें कृषि में निवेश हुआ, जिसमें उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि कृषि आधारित उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि कृषि में जो उत्पादन बढ़ना स्टार्ट हो गया। और हम देखते ही देखते जो है वो कृषि के जो नई नीति अपनाई उससे हम आत्मनिर्भर जो है वो हो गए।
और इसी से जो ना है भारत के अंदर हरित क्रांति का विकास हुआ। 1964 के अंदर जो इसका पूर्ण रूप से विकास माना जाता है, लेकिन हम कई बार जो है इनको 1960 से 1970 के बीच के दशक को जो है हम हरित क्रांति के उत्पादन के बारे में हम इसको जानते हैं। उसके बाद 1880 के दशक में भारतीय योजना आयोग ने वर्षा आधारित क्षेत्र की कृषि समस्याओं पर ध्यान दिया, क्योंकि वहाँ पर जो है अब अगर वर्षा होती है तो वहाँ कृषि हो जाती है, अगर वर्षा नहीं होती तो कृषि के उत्पादन में गिरावट आ जाती थी। तो इसलिए जो है ना हमारा जो विशेष जो ध्यान था वो उन क्षेत्रों में था जहाँ पर कृषि जो है ना वो वर्षा पर आधारित थी। और इसके लिए जो ना अलग तरह तरह की जो योजनाएं चलाई गई, जिसमें कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया गया, पशुपालन जल कृषि का विकास हेतु संसाधनों के विकास पर भी बल दिया गया। 1990 के अंदर जो है हमारा एक नया और उदारीकरण नीति का जो ना वो उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ने भारतीय कृषि विकास को भी प्रभावित किया। इसमें जो क्या हुआ कि ग्रामीण जो अवसंरचना थी विकास में कमी, फसलों के समर्थन मूल्य तथा बीज कीटनाशकों पर छूट में कटौती तथा ग्रामीण ऋण उपलब्ध में गिरावटें अंतर प्रादेशिक तथा व्यक्तिगत जो विषमता थी पैदा कर दी। तो इससे क्या हुआ कि जो समस्याएं जो थोड़ी सी उत्पन्न होने लगी। अब उस समस्या से जो है हमें निकलना था। अब हम बात करते हैं कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी का विकास। देखो बच्चों, कृषि में वृद्धि हुई तो साथ ही साथ हमारे जो उद्योग है उनके अंदर भी विकास हुआ। जैसे चावल और गेहूँ के उत्पादन तथा पैदावार में प्रभावशाली वृद्धि हुई। अन्य फसल मुख्यतः गन्ना, तिलहन, कपास उत्पादन में प्रशंसनीय वृद्धि हुई। और उसके साथ ही भारत में दालें, चाय, जूट, पशुधन, दूध उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह चावल, गेहूँ, मूंगफली, गन्ना, सब्जियों का दूसरा बड़ा उत्पादक देश बना। तो इसके अंदर जो उद्योगों का भी जो है पूरा सहयोग रहा, तो ही जो हमने कृषि के अंदर इतनी बढ़ोतरी हासिल की। सिंचाई के प्रसार ने देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आधुनिक कृषि जैसे बीजों के उत्तम किस्में, रासायनिक खादों, कीटनाशकों तथा मशीनरी के प्रयोग के लिए एक आधार प्रदान किया। 1950-51 से वर्ष 2001 तक कुल सिंचित क्षेत्र जो था वो 208.5 लाख से बढ़कर 2000 के अंदर जो ना 546.6 लाख हेक्टेयर हो गया। यानी कि हमने 2.5 से 3 गुना जो हमने इसमें वृद्धि दर्ज की। और 50 वर्ष में एक कृषि वर्ष में से एक से अधिक बार सिंचित क्षेत्र की साल में जो ना हम साल में जो ना जो सिंचाई के जो क्षेत्र है वो लगातार हमने बढ़ाया। पहले था 17.1 लाख हेक्टेयर से बढ़कर जब 204 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हो गया। तो यहाँ भी हमने सिंचाई क्षेत्र के अंदर भी बढ़ोतरी दर्ज की। और इस हिसाब से जो हमने क्या किया कि लगातार जो कृषि जो रासायनिक उर्वरक की खपत है वो पहले से 15 गुना वृद्धि हुई है। 2001 और 2002 में रासायनिक उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत 91 किलोग्राम थी, जो विश्व की औसत खपत 90 किलोग्राम के समान थी। परंतु पंजाब तथा हरियाणा के संचित भागों में यह देश की औसत खपत से 4 गुना अधिक है, क्योंकि उत्तम बीज की किस्मों में जो लगातार सुधार हुआ और इसमें रोग प्रतिरोधकता की जो कमी आई, तो उसकी वजह से हमने खादों का उपयोग भी लगातार बढ़ाया। अब हम बात करते हैं कि भारत के अंदर जो कृषि की जा रही है उसमें कौन कौन सी जो है समस्याएं आई है। सबसे पहली जो समस्या थी वो थी अनियमित मानसून पर निर्भरता। भारत जो है सिंचाई के क्षेत्र में हमने बढ़ोतरी जरूर की है, लेकिन हमारी कृषि जो है ना आज भी जो है वो मानसून पर आधारित है। भारत में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है। शेष कृषि क्षेत्र जो है फसलों के उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर निर्भर है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के अनियमितता से सिंचाई हेतु नहरी जल आपूर्ति प्रभावित होता है। और उसके साथ ही जो है दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो सिंचाई के संसाधन नहीं है और हमारी जो कृषि है वो टोटली जो है वर्षा पर आधारित है। जैसे राजस्थान हो गया, कुछ अन्य जैसे महाराष्ट्र का जो अंदरूनी जो मध्य भाग है वहाँ भी जो ऐसी ही समस्या रहती है। कई बार जो है बाढ़ आना भी जो ना ये हमारे लिए एक समस्या है, और सूखा भी आना भी जो हमारे लिए समस्या है। वर्ष 2006 में महाराष्ट्र, गुजरात और असम में जो है शुष्क क्षेत्रों में आई आकस्मिक बाढ़ एक परिघटना को उदाहरण है। सूखा और बाढ़ भारतीय कृषि के जुड़वा संकट बन गए हैं। उसके बाद है निम्न उत्पादकता।
बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत में जो है अधिकतर फसलें चावल, गेहूँ, कपास व तिल की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस और जापान से कम है। बच्चों यहाँ पर जो एक समस्या और भी है, हमने जो ना कृषि के अंदर चावल और गेहूँ पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया है, और दूसरी जो खाद्यान्न फसलें जैसे तिल है, दालें हैं, जो दूसरी जो फसलें हैं उनका जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक नहीं हुआ, जबकि हमने चावल और गेहूँ के अंदर जो है अच्छी खासी जो है हमने उन्नति हासिल की है, लेकिन इनकी वजह से दूसरी फसलों को जो है वो नुकसान पहुंचा है। तो ये भी जो है हमारे लिए एक समस्या जो है वो खड़ी हुई है। वित्तीय संसाधनों की बाध्यता तथा ऋणाग्रस्तता। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ना हम देख सकते हैं कि किसानों को जो ना ऋण की जो व्यवस्था है वो अच्छी तरह से लोगों को नहीं मिल पाती है, और ये जो छोटे किसान हैं उनको ज़्यादा समस्या रहती है। जो छोटे किसान हैं वो ज़्यादातर जो ऋण है वो सहकारी समिति की बजाय या बैंकों की बजाय जो है ना वो महाजन और साहूकारों से लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका ब्याज दर जो है वो अधिक होती है। ज़्यादा ब्याज दर होगी तो ये जो एक ऋण का जो एक जाल है, उस जाल से जो है वो किसान, छोटे किसान जो है वो बाहर नहीं निकल सकते। तो ये भी जो है भारत के अंदर एक समस्या जो है बनकर उभरी है। उसके बाद है भूमि सुधारों की कमी। बच्चों भूमि सुधार के अंदर जो ना अब भी काफ़ी कमियां हैं, जैसे चकबंदी की जो समस्या है वो ज़रूरी होनी चाहिए, और भारत के अंदर जो ना अब भी जो अंग्रेज़ों शासन के दौरान जो प्रणाली है उसी पर जो आधारित अब भी चली आ रही है, जैसे मालवाड़ी, रेतवाड़ी तथा जिम्मेदारी की जो प्रथा है वो वैसे ही जो ना एक शोषणकारी जो प्रथा थी वो अब भी जो है भारत के अंदर चली आ रही है। और भूमि सुधारों के अंदर इतना ज़्यादा महत्वता नहीं दी गई है। इसमें राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण जो है वो ज़्यादा उसका बढ़ावा नहीं मिल पाया है। जो शक्तिशाली ज़िम्मेदार है वो अपने खिलाफ अगर कोई एक्शन होता है तो उसके वो एंगेस्ट चले जाते हैं और उनको जो टाल मटोल करा देते हैं राजनीतिक निर्णय को भी। तो ये भारत के अंदर जो समस्याएं जो हमारे सामने अब भी वैसी ही बन रही है जैसे अंग्रेज़ों के दौरान होती थी। छोटे खेत एवं विखंडित जोत। भारत के अंदर जो ना छोटे किसान बहुत ज़्यादा है। यहाँ 60% किसान जो है ना वो से भी अधिक किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से छोटे भूजो होता है, यानी कि 1 हेक्टेयर के अंदर 2.5 एकड़ जो है ज़मीन आ जाती है। तो इतने 60% किसान ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ 1 हेक्टेयर भूमि ही है, और इनके अंदर भी जो है ना 40% किसान ऐसे हैं जिनका जो भूमि का जो आकार है वो 0.5 हेक्टेयर से भी कम है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो किसान है, जो छोटे किसानों की जो संख्या भारत के अंदर ज़्यादा है। जो छोटे किसान होंगे वो जब कृषि का उत्पादन करेंगे, वो उत्पादन जो है बाज़ार में बेचने की बजाय जो है वो खाद्यान्न फसलों पर विशेष ध्यान देते हैं, ताकि वो अपना परिवार और अपने परिवार का जो पेट पाल सकें। तो ये एक जो समस्या भारत के अंदर बनी आ रही है। चकबंदी की भी जो है भारत के अंदर एक ये समस्या बनती आ रही है कि चकबंदी अगर हो जाए तो वो बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है उससे। उसके बाद है वाणिज्यीकरण का अभाव। वाणिज्यीकरण का अभाव इसके अंदर जो है कह रहा है कि किसानों के पास जो है ना मनी की जो है वो कमी रहती है, जिससे वो भू संसाधनों को जो है ना अच्छे से जो देखभाल नहीं कर पाता, उनको पर्याप्त जो है ना ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता। छोटे किसान जो है सिर्फ खाद्यान्नों की कृषि करते हैं, जिससे वो अपने पेट को ही पालते हैं, अपने परिवार को जो है वो पालते हैं। इसलिए भारत के अंदर जो है आधुनिकीकरण और वाणिज्यीकरण की जो है वो इसकी नीड रही है। उसके बाद व्यापक अल्प रोजगारी। भारतीय जो कृषि है उसके अंदर जो है असंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अल्प रोजगारी पाई जाती है, क्योंकि वो लोग जो ना जब वर्षा होती है तो ही वो उसको काम मिलता है, बाकी जो 4 से 8 महीने तक जो है ना वो फ्री रहते हैं। तो ये हमारे लिए एक विकट समस्या है। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। देखो बच्चों, जो भूमि कृषि के लायक है वहाँ पर जो है हमने काफ़ी उसका दोहन किया है, उसका जो है बहुत ज़्यादा हमने अननेसेसरी उसको यूज़ किया है। हमने सिंचाई अधिक की है, जिससे भूमि का जो निम्नीकरण हुआ है। साथ में हमने जो फर्टिलाइज़र्स हैं जैसे यूरिया, हमने जो लगातार उसकी मात्रा बढ़ाई है भूमि के अंदर। तो उससे क्या होता है कि ज़मीन की जो उर्वरक शक्ति है वो लगातार जो क्षीण कमज़ोर होती चली जाती है, और भूमि के अंदर जो लवणता, मृदा सारता या बंजर हो चुकी है भूमि ऐसे। तो ये प्रॉब्लम जो है हमारे सामने रहती है। तो हमने जो कृषि के साथ साथ जो है ना भूमि के अनिम्नीकरण की जो समस्या भी उत्पन्न की है, क्योंकि जो हम अत्यधिक जो है ना उसके
फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, जिससे उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हमें जो प्राकृतिक तरीके से जो है उनकी उर्वरक शक्ति बढ़ानी चाहिए, ताकि जो है फसलों की गुणवत्ता भी अच्छी हो और भूमि जो है बंजर भी ना हो। इसी प्रकार जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने जो कीटनाशक जो रासायनिक जो चीज़ें हैं उनका भी हमने बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया है अपनी कृषि के ऊपर। सच्चाई तो अगर ये है कि हमें भारतीय के जो किसान है वो रासायनिक दवाइयाँ और जो रासायनिक खाद्य हैं उनका अंधाधुंध जो है उपयोग किया है। उनके उपयोग की वजह से जो एक तो हमारी भूमि का जो निम्नीकरण हुआ है, साथ में जो है हमारी जो फसलें हैं उनके जो गुणवत्ता है उनमें भी गिरावट आई है। तो ये हमारे सामने जो है ये समस्या है। और उसके साथ ही जो है हमने जो अत्यधिक सिंचाई की वजह से जल में जो ना लवणता और सारता की जो मात्रा भी बढ़ाई है। और ये समस्याएं जो हमारी कृषि के लिए जो है बनी आ रही है। अगर इनमें हमने अच्छा सुधार करना है तो हमें एक अच्छी नीति की जो है वो ज़रूरत रहेगी, ताकि हम जो है कृषि के अंदर और ज़्यादा अपनी विकास और उन्नति कर सकें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है और ये लेसन भी हमारा यहीं कंप्लीट होता है। आपका जो हॉलीडे होमवर्क है वो जो है 5th लेसन तक ही दिया गया है। आप हॉलीडे होमवर्क को जो है अच्छे से करके आएँ और बच्चों घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।